डॉक्टर आंखों से जुड़ी जो मेन प्रॉब्लम है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में हो रही है। आंखों का रोल तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है जी। पैदा होते ही बच्चे की आंखों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियों में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए वहीं से आंखें और रोशनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आजकल IVF का ट्रेंड है। देखिए, भारतीय बहुत सारी चीज़ों में विश्व से सबसे आगे हैं और ऐसी ही एक बीमारी है डायबिटीज़। हमारे देश में बहुत कम उम्र में भी डायबिटीज़ आ रही है। 18 साल 20 साल बच्चे इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे खान पीन में रोकथाम करना होगा, परहेज करना होगा या दवा खानी होगी और खाते रहना होगा। रेटिना के इलाज में आजकल लेटेस्ट लेजर और सर्जरी की टेक्निक्स किस तरह से मदद करती है? देखिए, जैसे मैंने बताया, रेटिना बदला नहीं जा सकता। जीवन में एक ही बार रेटिना मिलता है और उसी से हम स्पष्ट पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, पहचान पाते हैं और अपने जीवन के प्लेजर्स भी इंजॉय करते हैं। सर, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो आंखों की बीमारी है वो कौन सी पाई जाती है? फ्यूचर में जो आई के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कैसे कैसे अभी आ सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे नंबर लगाने लगे हैं, उनकी आंखें हमेशा के लिए वीक हो जाती हैं, तो उसमें उनको नंबर रोकने के लिए दवाइयाँ भी आती हैं। बच्चे हमारा फ्यूचर है। कभी कभी काले मोतिये जैसी बीमारियां भी बच्चों में हो जाती हैं। बार बार आंख मल रहे हैं, पलक झपक रहे हैं, या तो वो आपको उसकी बीमारी रिवील कर देगी। वो एक छोटा सा सिंपल चश्मे का नंबर हो सकता है। इवन बच्चों की आंखों का कैंसर हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर ये पल कभी खत्म ही ना हो, ना उजाला, ना चेहरे, ना रास्ते, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और ढेर सारे पछतावे। हम हर दिन मोबाइल तो बदल लेते हैं, लेकिन आंखों की जांच कल पटा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है अभी तो सब ठीक है। लेकिन सच तो ये है, नजर चुपचाप जाती है बिना शोर, बिना चेतावनी के। आज का ये एपिसोड उन आंखों के नाम है जो बच सकती थी या बचाई जा सकती हैं। ऐसे समय में सही जानकारी, सही सलाह और सही डॉक्टर की भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसी वजह से आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक अनुभवी, समर्पित, मेरठ रत्न से सम्मानित मेडिकल कॉलेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य और मेरठ के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप मित्तल जी। पिछले कई वर्षों में उन्होंने हजारों मरीजों की आंखों की रोशनी बचाने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई। संदीप मित्तल जी न केवल एक कुशल आई सर्जन हैं, बल्कि आंखों की जटिल समस्याओं को आसान और सरल भाषा में समझाने की भी विशेषता रखते हैं। बुजुर्ग हो या बच्चे या आजकल की यंग जनरेशन जो डिजिटल आई स्ट्रेन से परेशान है, उनका अनुभव व दृष्टि हर उम्र के लोगों के लिए बेहद उपयोगी है। और साथ हैं उनकी सुपुत्री रेटिना सर्जन डॉक्टर कोपल मित्तल जी, जो आंखों के सबसे नाजुक परत रेटिना से जुड़ी डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना डिटैचमेंट और मैकुलर डिजीज जैसी जटिल समस्याओं के सफल इलाज के लिए जानी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आंखों के लंबे समय तक स्वस्थ रहें, तो आपके लिए एपिसोड बहुत खास है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संदीप मित्तल जी आपका और डॉक्टर कोपल मित्तल आपका हमारे चैनल दी मेरठ पॉडकास्ट में। सर, सबसे पहले आप हमें अपने सेंटर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। ये जो हमारा आई सेंटर है जी डॉक्टर संदीप पेस एंड आई क्लिनिक, जी, ये मैंने बड़ी लगन से, बड़े उससे, इसको 50 साल होने जा रहे हैं। जी सर। और सब तरह की आंख की सेवाएं, एक्सपर्टाइज, जी, डायग्नोसिस, जी सर, और उनका इलाज एक ही छत के नीचे। जी सर। और समाज के हर वर्ग के लिए बड़े सूझबूझ से प्लान किया है। जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो चाहता था वो मैं इस सेंटर के द्वारा डिलीवर भी कर पाऊँ। जी 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 जी, और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जनरेशन भी बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर कोपल मित्तल, डॉक्टर चारू मित्तल, जी जी, और हम सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छा जो हो सकता है जी इस सेंटर के द्वारा लोगों को आंखों के फील्ड में दे। जी 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 जी। मैडम, हमें अपना थोड़ा सा सेंटर के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी दें। नीरज जी, मैंने अभी पाया ज्यादा है और मेरा देना बाकी है जी। मैं इस सेंटर को 2 तरह से देखती हूँ। ठीक है। एक तो ये हमारी कर्मभूमि है, मैं तीसरी पीढ़ी की डॉक्टर हूँ जी, और मैंने प्रेरणा ली अपनी पिछली 2 पीढ़ियों से जी, जिन्होंने बहुत लगन से, निष्ठा से सेवा करी, इलाज किया जी, इस इच्छा से कि मेरा मरीज खुश हो जी जी, ठीक है। जहाँ वो इच्छा रहती है, और हमारी ये भी अच्छी लग रही कि हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज कई साल
अच्छे अच्छे सेंटर जाके जी। कई साल सीखने को मिला जी और वो हर किसी के पास नहीं होती, बट हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली। जी 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 इंडिया के एपेक्स सेंटर से जी ऑप्थेल्मोलॉजी सीखी, फिर सुपर स्पेशलाइज करा, जी फिर वहां पर मौके मिले सर्व करने का भी, जी और उससे एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला जी और रिकमेंडेड बेस्ड प्रैक्टिस करनी आई। ठीक है और ये तो पता था कि इस भूमि में आके जी मरीज ठीक होने हैं, बीमारियां ठीक करनी है और सेवा करनी है, जी जी इसका भी मौका मिल रहा है। जी। एक दूसरा एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट, जी ये जो ऑप्थेल्मोलॉजी है ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड साइंस जी है, मैम ठीक है तो इसमें बिना टेक्नोलॉजी के हम डिलीवर नहीं कर सकते, जी। खासकर क्योंकि आज हर मरीज, हर पेरेंट जी और डॉक्टर भी जी जिसका इलाज हो रहा है उसके लिए बेस्ट चाहते हैं। जी, बिल्कुल, मतलब आप बिल्कुल। बहुत यानी जिसको कुछ नहीं पता होगा बस ये वर्ड नहीं यूज करना चाहता है कि डॉक्टर मुझे बस बेस्ट दीजिए। जी जी बिल्कुल वो बेस्ट के लिए टेक्नोलॉजी भी बेस्ट। बेस्ट होनी चाहिए जी आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, वी आर रादर ऑल वेरी फॉर्चुनेट जी कि अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी से जी और अपडेटेड रहते हुए फादर ने डॉक्टर साहब ने हमें जी हर टेक्नोलॉजी हर फील्ड में बेस्ट दी। जैसे जी। उन्होंने कहा कि हम अपने सेंटर को चरण तक लाएं कि हर बीमारी को हम टॉप टेक्नोलॉजी से डायग्नोज भी करें और ट्रीट भी करें। बिल्कुल अगर पेशेंट यूके में ट्रीट करा रहा है अपने जी, आप को, जी। या हैदराबाद में करा रहा है, जी, जी, या जी। चेन्नई में करा रहा है, या दिल्ली में करा रहा है, मेरठ में करा रहा है, जी। आप सामान्य है। जी जी हर जगह सारी हर जगह ऑपरेशन हो रहे हैं, जी, हर जी। जगह काली मोती की जांच उसी तरह से होती है, जी। हर जगह दवाइयां हैं। ठीक है So we are practically in this field of ophthalmology जी no less than anywhere else in the ओके world. ओके ये हमारे मैं मेरठ बहुत का proudly बोलूंगी जी, कि जी, हम जी। सेंटर पे आजकल जी इतने अपडेटेड हैं कि हमारे मरीज को हम द बेस्ट बेस्ट चीज है क्योंकि सारी फैसिलिटीज जो और शहरों में या और देशों में है वो फैसिलिटीज हमारे सेंटर पे अवेलेबल है We are fortunate that ophthalmology in our city जी मैम and our center is currently जी at par with the world. ओके ठीक है आज के समय में सर आंखों से जुड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जो सबसे ज्यादा आज के टाइम में हो रही है देखो, आंखों का रोल तो पैदा होते ही शुरू हो जाता है, जी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है। जी और बचपन में सबसे पहले पैदा होते ही बच्चे की आंखों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैदा होने के टाइम बहुत सारी कॉन्जेनाइटल जी और जो फैमिली से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जी। वो ट्रांसमिट होने का डर रहता है। जी जैसे जैसे बच्चा फिर स्कूलिंग शुरू होती है जी तो आंखों की जो रिफ्रैक्टिव एरर, मायोपिया जी 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 दूर दृष्टि दोष जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ता भी बहुत जाता है, जी ये भी कि बहुत ज्यादा मोबाइल और ये जो गैजेट जी, है जी। इसका वो होगा रोल। फिर जैसे जैसे पढ़ाई के बाद लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने वर्क में, जी तो रिफ्रैक्टिव एरर दोनों ही तरह की, दूर दृष्टि भी नजदीक दृष्टि भी, जी दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जी। और अगर जरा सी भी उनमें कमी होती है तो जो अपना बेस्ट पॉसिबल नहीं जी, कर जी, पाते जी, हैं जी। वो लोग। जी फिर आफ्टर 40 आलम होतिया जी ग्लाकोमा एक खतरनाक बीमारी है। जी पहले तो बहुत ज्यादा ये फैमिली में ही होती थी, जिनके पेरेंट्स में या फैमिली में कहीं होता था जी। ग्लाकोमा, उन्हीं लोगों में 40 के बाद ये कभी भी मैनिफेस्ट होने लगता था। जी तो बहुत सारी चीजें, इन्फ्लेमेशन, जी, सूजन जी। की बीमारियां, जी कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाएं कुछ ऐसी हैं जी। जो काला मोतिया पैदा कर देती हैं वो। जी। इसके बाद फिर जैसे जैसे और बड़े होते हैं तो मोतियाबिंद जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। और जैसे बाल सफेद होते हैं ऐसे सबको मोतिया भी होना होते है। ही, जी। कुछ को जल्दी कुछ को बाद में। जी। और बस सबसे अच्छी बात है उसका बहुत अच्छा हमारे पास इलाज है। जी और जैसे बड़ा होता है इंसान तो उसमें फिर डीजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं। डायबिटीज मैंने जी, कहा जी। बीच में, मोतियाबिंद के साथ साथ डायबिटीज भी अभी जी जी जरा जल्दी मैनिफेस्ट होने लगी है। जी और पर्दे की बीमारियां, जी डिजेनरेटिव जैसे मैकुलर डिजेनरेशन जी है, जी नस की जो आंख को दिमाग से जोड़ती है उसकी जी बीमारियां, ये ज्यादा आजकल हो रही हैं। हाँ, जी। हैं। जी। तो इन सबको देखते हुए बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो है जी जी क्योंकि आंखें तो जब तक जीवन है तब तक इस्तेमाल जी 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 सभी बीमारियों का ध्यान रखना पड़ता है। जी। और हर एज ग्रुप में अलग अलग बीमारियां जी जी ठीक है मैडम अब हमें सरल भाषा में समझाइए कि रेटिना क्या होता है और आंखों की रोशनी के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है।
आजकल तो सभी कैमरे डिजिटल हो गए हैं, जी बट आपने हमने देखा है कि जी हमारे पेरेंट्स के जो कैमरे थे जी उसमें अगर हम जब बदमाशी करते रील निकालते थे तो फोटो नहीं आती। बिल्कुल मैम बिल्कुल। तो रेटिना कैमरे की फिल्म है, ओके अंदर प्रकाश जाता है, अगर लेंस क्लियर है, कॉर्निया क्लियर है, जी। लाइट अंदर जाती है, जी फिर फोटो या प्रतिबिंब पर्दे पे खींचता है और फिर वो कुछ मैसेज भेजता है ब्रेन को जी कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है तब जाके ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है जी और हमें समझ में आता है कि सामने कुछ है। जी तो अगर ये फिल्म हेल्दी ना हो जी तो चित्र अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है अच्छा, एक बात और इसके बारे में यूनिक है जी कि जीवन में एक ही बार पर्दा मिलता है, जी वो ठीक पर्दा है। अभी तक डुप्लीकेट नहीं किया, नहीं हुआ। ट्रांसप्लांट चाहे साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली बट वो भी बहुत शोध हो रही है। जी, I'm जी। sure कि जल्दी ऐसा जल्दी नहीं बना। कुछ आएगा जी, कि हम जी, उसको जी। रीजनरेट कर पाएंगे या रिप्लेस कर पाएंगे, जी बट अभी हमारे पास कोई प्रॉमिस नहीं है। तो ठीक मैं है ये मैसेज खास लोगों को देना चाहूंगी जी कि आप इस अपने आँख के इस महत्वपूर्ण पार्ट को जी जी जो जी आपको देखने में मदद करता है, इसका बहुत ख्याल रखें। ठीक है ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसी बीमारियों में, जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए वहीं से आंखें और रोशनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आजकल आईवीएफ का ट्रेंड है जी और फैमिली में प्रेशस प्रेगनेंसीज होती हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं। जी जी तो कभी-कभी एंग्जायटी में जल्दी डिलीवरी हो जाने की वजह से या ऑपरेशन से डिलीवरी होने से या आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे की भाई प्रेशस है जल्दी निकाल लो, वो प्रीमेच्योरली बॉर्न भी हो जाते हैं और सर्वाइव भी कर जाते हैं। पहले सर्वाइवल नहीं था, अब सर्वाइवल भी हो गया। छोटे-छोटे शहरों में आप मानिए नर्सरीज, ऑक्सीजन, ये सब सपोर्ट है। हाँ, अलग-अलग नर्सरी की ग्रेडिंग्स हैं। छोटे शहरों में उतनी मशीनें, उतने वेल कंट्रोल्ड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स नहीं है, बड़ों में है। तो खासकर छोटे शहरों में जहाँ अनकंट्रोल्ड ऑक्सीजन सपोर्ट है, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट तो दिया गया, बच्चा सर्वाइव तो कर गया, लेकिन ऑक्सीजन अनकंट्रोल्ड होने की वजह से और बच्चे का भी फेफड़ा पूरा बना नहीं है, एक इम्बैलेंस हो जाता है और रेटिना बनना बंद हो जाता है। एक विंडो, एक खिड़की खुलती है जो कुल 3 से 4 हफ्ते की होती है, जहां अगर इस बात को पता कर लिया जाए तो इलाज से बच्चे की रोशनी बच सकती है। रिजल्ट बहुत ग्रेटिफाइंग है। अगर हमें ये 25 दिन 30 दिन के अंदर इस बीमारी का पता लग जाए, इस बीमारी को कहते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। जैसे डायबिटीज वाले की पर्दे की बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, इसे रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। तो बचपन से लेकर बड़े तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आंखें महत्वपूर्ण है, पर्दे की भी केयर महत्वपूर्ण है। एक प्रीमेच्योरली बॉर्न बच्चा हो, चाहे एक बढ़ते नंबर वाला मायोपिक इंसान हो, चाहे वो डायबिटीज से ग्रसित डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, चाहे वो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, पर्दे का महत्व हर एज में है। और जैसे मैंने कहा, पर्दा बदला नहीं जा सकता, इसकी केयर करनी जरूरी है। लक्षण, कुछ बीमारियां ऐसी लक्षण बिनाए भी चेकअप कराना है सालाना या उससे कुछ कम समय पे, और कुछ बीमारियां हैं लक्षण आते ही फिर दिखाना है, तभी इसको मेंटेन करा जा सकता है कि आप स्पष्ट देखते रहें। एकदम कॉमन सी प्रॉब्लम कि आंखों की रोशनी का एकदम अचानक थोड़ा सा कम हो जाना, तो उसका मेन जो रीजन है वो क्या हो सकता है? आंखों की रोशनी कम हो जाना जो है, सबसे पहले तो जो चश्मे का नंबर, दूर दृष्टि जो जी सर, जी। नजदीक दृष्टि, उसकी वजह से होता है। जी। सबसे पहले हम वही देखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे अगर हम एज आगे में एक्सप्लोर करें, जी सर, तो जैसा मैंने बताया, काला मोतिया, जी 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 सफेद मोतिया, जी पर्दे की बीमारियां, जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जी और बड़ी एज में रेटिनल डीजनरेशन, जी जी मैकुलर डीजनरेशन, आंख के नस की बीमारी, ऑप्टिक जी, नर्व जी। की, ये सभी किसी न किसी फॉर्म में दृष्टि को, रोशनी को, आंखों की कम कर देती जी, है। जी, जी। इसको सही टाइम पे पहचानना, डायग्नोज करना और चाहिए। उसको सही टाइम से जी जी जरूरी है। ठीक है मैम, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनकी आंखों में किन खास बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, और रेटिना डिटैचमेंट जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं उनके जो शुरुआती लक्षण हैं वो क्या होते हैं? देखिए, भारतीय बहुत सारी चीजों में विश्व से अब सबसे आगे हैं और ऐसी ही एक बीमारी है डायबिटीज। हमारे देश में बहुत कम उम्र में भी डायबिटीज आ रही है, 18 साल, 20 साल, 25 साल। बहुत
अर्ली समय में इसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि मुझे खान पीन में रोकथाम करना होगा, परहेज करना होगा या दवा खानी होगी और खाते रहना होगा। ये बीमारी ऐसी है जो शरीर से निकाली नहीं जा सकती, सिर्फ कंट्रोल करी जा सकती है। और ये भी जाना गया है, ये भी प्रूवन है कि कुछ साल बाद ये शरीर के कई अंगों पे असर करेगी ही। इसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है रेटिना, क्योंकि ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ये शरीर की छोटी छोटी धमनियों को धीरे धीरे बंद कर देते हैं। पर्दे में भी खासकर ऐसी धमनियां हैं जो आगे जाके बाईपास रास्ते में नहीं मिलती, तो जब ये बंद हो जाती हैं तो ये काम करना बंद हो जाता है ये भाग। फिर उसमें एक आगे प्रक्रिया चलती है जिसमें ब्लीडिंग करने वाली नई नाड़ियां बनती हैं, कंपनसेटरी ब्लड वेसल्स बनती हैं, जिनसे पर्दा खिंच जाना, फट जाना या खून आना, धब्बे आ जाना, रिसाव कर जाना, ये सब कुछ होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है ये प्रोग्रेस करता है। शुगर जिसकी जितनी बढ़िया कंट्रोल रहती है उसका ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन 15-20 साल में हमें पता है ये आना ही है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का आपको मैंने वो तो बता दिया कि किस तरह से वो बनता है। मरीजों के लिए मैसेज है, क्योंकि आजकल हर घर में डायबिटीज है। कोई कोई घर ऐसे हैं जहाँ 3-3 पीढ़ी ग्रसित हैं और अगली पीढ़ी में वो 10 साल पहले आ रही है और खराब रूप में आ रही है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज खास है कि उनके अपने शरीर में या उनके अपनों में शरीर में जिनके डायबिटीज हैं उनकी आंखों का खास ख्याल दें, क्योंकि सूनर और लेटर डायबिटिक रेटिनोपैथी आएगी। और इसको एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट मैं कहूँगी, मैं तब देखना चाहूँगी जब आपको लक्षण नहीं हुए हैं। तो अगर किसी को भी 5 साल या उसके ऊपर शुगर या डायबिटीज रही है तो अपने आँख का पर्दा चेक कराएं। बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है उसमें कुछ बहुत बड़ी स्कैनिंग्स या बहुत बड़े खर्चे हैं। सामान्य आप अपना चश्मा चेक कराने जाते हैं, डॉक्टर को फीस देते हैं, उसी में डॉक्टर ही आजकल पूरा पर्दा चेक करते हैं। खासकर अगर आपको डायबिटीज है तो आप रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो आपका पर्दा चेक करेंगे और सालाना ये दोहराते रहें और अपनी शुगर का ध्यान रखें। जहाँ ये डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो जाती है, मैंने जैसे कहा, अगर ब्लड वेसल्स आपकी रिसाव कर रही हैं जिससे आपको धुंधलापन, काले धब्बे आ सकते हैं, या ब्लीडिंग हो रही है जिसमें एकदम से रोशनी कम हो जाए, जाला आ जाए, या धीरे धीरे पर्दा खिंचता जाए, टेढ़ा मेढ़ा दिखकर रोशनी कम होती जाए, तो इन सबको अलग अलग स्टेजेस पे दवाइयों द्वारा, इंजेक्शंस द्वारा, लेजर द्वारा और फिर फाइनली दूरबीन के ऑपरेशन, बिना टांके के पर्दे के ऑपरेशन से भी रोकना जरूरी है। और ये जिस भी स्टेज पे पाया जाता है, रोकना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंत समय तक हर किसी का देखना भी जरूरी है, जिससे वो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर होके रह सकें। जितना जल्दी इस बीमारी को रोक लिया जाए, हम लाइफ टाइम, पूरे जीवन के लिए रोशनी को रोकी जा सकती है। मैं हर केस को रिवर्स नहीं करा जा सकता, बट रोकथाम करनी भी जरूरी है। ठीक है। इसी में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन जोड़ूंगी, आंखों की जो नियमित जांच है, रेगुलर जो आई चेकअप है, वो नॉर्मल इंसान के लिए हो या डायबिटीज पेशेंट के लिए हो, वो कितना जरूरी है और उसे समय समय पे कितने समय के बाद उसे वो एक आई चेकअप करवाना चाहिए? देखो, आई चेकअप तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है। जी सर। जैसे ही बच्चा पैदा हो उस टाइम एक आई चेकअप होना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे नासूर है, पानी और नली आंखों की बंद हो जाना, बहुत सारी जो जन्मजात दोष होते हैं वो उसी टाइम पहचाने जा सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे बच्चा हो स्कूल गोइंग एज में बच्चे की दोनों आंखों की अलग अलग जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत अक्सर देखा गया है कि एक आंख ठीक है, दूसरी आंख में ज्यादा नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है, तो बच्चे को तो अच्छी आंख से देखता रहता है, पता नहीं चलता। और जिस आंख में ज्यादा नंबर है वो फिर स्लगिश होती चली जाती है, लेजी होती चली जाती है, लेजी आई हो जाती है। और 6 वर्ष के बाद अगर इसका पता चले तो उसका फिर कोई बहुत अच्छा इलाज भी नहीं होगा, से बच्चे को जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाई का लोड बढ़ता जाता है और जल्दी कभी कभी रिफ्लेक्टिव एरर्स आ जाती हैं, बच्चे को नहीं पता चलता, खासतौर से जब ये मायोपिया दूरदृष्टि दूर होता है तो पढ़ तो लेता है बच्चा, पर ब्लैक बोर्ड देखने में प्रॉब्लम होती है। हाँ जी, दिक्कत होती है, गलत उतार के लाता है, पढ़ने से मन तो उस टाइम बच्चों की जांच जरूरी होती है। फिर जब फील्ड में आते हैं, वर्क करते हैं, जैसे
सॉफ्टवेयर वर्क, जी जी जो जी गैजेट पे वर्क है, जी। चाहे वो पढ़ाई कर रहा है बच्चा या प्रोफेशन में है जी जी या किसी में भी है, जी उस टाइम पूरे जांच बच्चे पेशेंट की होना बहुत जरूरी है। जी और किसी तरह की कोई अगर उसको दृष्टि दोष है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, उसको अगर सही करेक्ट कर दिया जाए तो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती जी, है, प्रेशर जी। बढ़ जाता है, वर्क प्रेशर बढ़ जी जाता है। जी जी और फिर जैसे जैसे और बड़े होते हैं तो ग्लाकोमा की जांच, कैटरेक्ट की जांच, जैसे पर्दे की ने डॉक्टर गोपाल ने बताया, जी, जी। पर्दे की बीमारियों का फेस शुरू हो जी जाता जी है। जी डायबिटीज है तो हेमरेज हो रहा है जी और डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है। जी और बड़े होते हैं तो डिजेनरेटिव बीमारियां, जी। और फिर जो आपकी नस दिमाग को जोड़ती है ऑप्टिक नर्व, उसकी जी जी बीमारियां जी भी। जी इन सब का टाइम भी 6 महीने साल भर में से होना होने बहुत चाहिए। जरूरी जी है। जी हर एक ग्रुप में अलग 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 बीमारियां बीमारियां। होती हैं, जी उनको टाइम से अगर डायग्नोज कर लिया जाए जी तो सभी तरह से अच्छा है। जी 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 ठीक है। रेटिना के इलाज में आजकल लेटेस्ट लेजर और सर्जरी की टेक्निक्स किस तरह से मदद करती हैं? देखिए जैसे मैंने बताया, रेटिना बदला नहीं जा सकता, जीवन में एक ही बार रेटिना मिलता है और उसी से हम स्पष्ट पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं, पहचान पाते हैं और अपने जीवन के प्लेजर्स भी इंजॉय करते हैं और आत्मसम्मान से भी जीते हैं। तो इसकी बीमारियों को समय से डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। एक नहीं कई तरह की डिजीजेज हैं। पर्दे में अगर सूजन आ जाए तो उसकी वजह ढूंढना ही अपने में एक सेपरेट ट्रेनिंग होती है, जो आपको एमएस ऑफ्थल्मोलॉजी के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन में और तजुर्बे के साथ और अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़ के ही समझ में आता है। तो उसको डायग्नोज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तजुर्बा, एक्सपर्टीज, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी। जैसे आजकल तरह तरह की एंजियोग्राफीज हो गई और जैसे फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी है, एक आईसीजी एंजियोग्राफी है, फिर डायलिस एंजियोग्राफी है, जिसमें पहले लोगों को डर लगता था कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, इंजेक्शन लगेगा, घबराहट होती थी। और अब बिना इंजेक्शन के सिर्फ एक सामान्य फोटो से आप खून की नाड़ियां कहाँ काम कर रही हैं, कहाँ बंद हो चुकी, कहाँ रिसाव कर रही हैं, वो सब एक सिंगल शॉट में कैप्चर हो जाता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हमारे शहर में भी हैं। फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टूल ये आया है कि अब सिर्फ पर्दे की इमेजिंग नहीं होती, पर्दे के नीचे की परतों को भी इमेज करा जा सकता है, जिसको कहते हैं कोरॉइडल इमेजिंग। तो उसके भी टूल्स अब हमारे पास आ चुके हैं। फिर बहुत लोग, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई रेगुलर चेकअप्स कराओ कि आपकी बीमारी समय से पकड़ी जाए। बहुत सारे लोग इस बात से भी डरते हैं कि भाई मैं जाऊंगा, 3 घंटे बैठूंगा, मेरी पुतली फैला देंगे, मैं उसके बाद मोबाइल नहीं देख पाऊंगा या गाड़ी चला के घर नहीं ले जा पाऊंगा परिवार को। तो अब आ गई अल्ट्रा वाइड फील्ड फोटोग्राफी, जिसमें आप छोटे से 2 mm के प्यूपल में 1 सेकंड के कम में, 1 सेकंड से भी कम है, ऐसा मानिए आधे सेकंड में आपका एक CSLO कैमरा होता है, CSLO एक लेजर होता है जो आपके पूरे पर्दे को सेंटर से स्कैन करके पूरे के पूरे पर्दे को ऐसे फूल की तरह से खोलकर आप डॉक्टर को सामने पिक्चर रख देता है बिना पुतली फैलाए। आप अगर उस चीज में अपना समय नहीं लगाना चाहते, यू कैन चूज दैट ऑप्शन कि डॉक्टर साहब मैं आज डायलेट नहीं कराऊंगा बट आई वांट माय कंप्लीट चेकअप। तो उसमें आप समय अपना पूरा डे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कहीं से ड्यूटी पे अपने लंच ब्रेक पे चेक कराने आए हैं वर्किंग डे में, तो यू कैन गेट दैट फोटोग्राफ डन ऑन अ रूटीन बेसिस एटलीस्ट एनुअली, और उसमें आपका डिजीज बिल्कुल क्लियर हो जाता है, डॉक्टर आपको दिखा भी पाता है। तो आजकल सब डॉक्यूमेंटेशन का दौर आ गया। मरीज चाहता है कि भाई मैं देखना चाहूँ अपने पर्दे को, उसमें क्या है, वो समझना भी चाहता है विथ लिटरेसी इंक्रीज। सो ये तो टेक्नोलॉजी में एडवांसेस हुए हैं। फिर जहां तक आप लेजर्स की बात करेंगे, सो वी हैव अल्ट्रा फास्ट लेजर्स विच आर पेनलेस नाउ। एक छोटे से 1 महीने के बच्चे का भी हम लेजर करते हैं, जो 700 ग्राम का कुल होता है, वो बिना बेहोशी के लेजर करते हैं। एंड लेजर्स आर अ परमानेंट ट्रीटमेंट। लेजर्स में फिर लाना होगा। लेजर बहुत कम खर्चे के, मतलब ये मिथ्या निकल जाए कि लेजर में बहुत खर्चा होता है, बहुत कम खर्चे में पर्दे को पूरी तरह से ठीक रखा जा सकता है लेजर करके। फिर आते हैं, एक चीज आपने मुझसे नहीं पूछी, वो मैं आपको बता दूं। बहुत अच्छा माध्यम आया है ट्रीटमेंट का रेटिना के लिए, इंजेक्शंस, इंट्राविट्रल इंजेक्शंस। तो जिस तरह से रिसर्च चल रही है कुछ डिकेड से, 2004 के आसपास इस तरह की दवाइयां आई जो पर्दे की खराब नाड़ियों को रिवर्स कर सकती हैं।
और कहीं कोई लीकेज हो गई है, ब्लीडिंग हो गई है, उसको कंप्लीटली रोक करके हमें एक मौका दे देता है कि इस बीच में हम एक्शन ले लें। तो ये इंट्राविट्रल या एंटी VEGF इंजेक्शंस हैं, कम से कम 7 तरह के इंजेक्शन अब इस तरह से हमारे पास मौजूद हैं, और अपने तजुर्बे से और हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं और उससे विजन बच सकता है और कुछ रिवर्सल भी हम पा सकते हैं। लास्ट आती है दूरबीन का ऑपरेशन। हाँ, हम इसे दूरबीन ही कहते हैं बिकॉज इसमें हम चीरा नहीं लगाते। जैसे आपने सुना होगा कैटरैक्ट बिना चीरे का, बिना उसका कैटरैक्ट सर्जरी, पर्दे में भी अब हम कोई चीरा नहीं लगाते। जितनी छोटी सुई से आप मानिए नीरज जी, आप ब्लड सैंपल देने जाते होंगे, 25 गेज की एक नीडल से आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो हमारी दूरबीन अब 26 गेज की है और 27 गेज की भी आ चुकी है। उससे भी बारीक इंस्ट्रूमेंट से, इसमें सिजर्स आती हैं, फोर्सेप्स आती हैं, कटर्स आते हैं जो 1 सेकंड में 10,000 टाइम्स कट करते हैं। दे आर दैट फास्ट। सो ये हमें देता है सेफ्टी, जिसमें हम अर्ली डिजीज में अच्छे विजन में भी डेयर कर सकते हैं। हम आंख में जाएंगे, बीमारी को खत्म करेंगे और पेशेंट को लाइफ टाइम अच्छा विजन दे देंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव, एंड ट्रीटिंग द डिजीज अर्ली गिव्स यू गुड विजन फॉर लाइफ। सर थोड़ा सा हमें ये बताइए कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो आंखों की बीमारी है वो कौन सी पाई जाती है? अभी तक तो सफेद मोतियाबिंद जी सर। सबसे ज्यादा जो है अंधता का कारण था जी। और इतना ज्यादा था कि सारे रिसोर्सेज के बावजूद भी उसको टाइमली कंट्रोल करना बहुत ज्यादा लोगों का पक जाता था, ज्यादा पक जाता था, जी जी, फट जाता था अंदर, जी नहीं संभव था जी। और अब मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक अकेला ऐसा नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम था जिसने मोतियाबिंद में क्रांति कर जी जी लेवल पे भी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेवल पे, प्राइवेट सेक्टर में जी जी, हमने बहुत अच्छी परसेंटेज के मोतियाबिंद के केसेस ऑपरेट किए और उनका जो ब्लाइंडनेस का इंसिडेंस था इंडिया में बहुत कम जी। इसके बाद मैं समझता हूँ कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो बुद्धि की बीमारी है इसके अंदर जी, खासतौर से हमने वेस्टर्न यूपी में देख लीजिए एग्रीकल्चरल सारा वो है जी जी, गन्ने के सीजन में गन्ने की पत्ती लग के जब हम जी 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 जी, और गेहूं के सीजन में जी 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 लेकर आएगा जी, इंजरी एक बहुत बड़ा रीजन है बढ़ रहा है जी। तो पुतली की अंधता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जी, और इसको अगर टाइम से कंट्रोल करते हैं तो सफेदियां नहीं बनती, रोशनी बनी रहती है, नहीं तो फिर पुतली बदलने की जरूरत पड़ती है जी जी। काला मोतिया भी हमारे इंडियन उसमें काफी इम्पोर्टेंट बीमारी है जी, और सबसे ज्यादा जो है जैसा डॉक्टर गोकुल ने बताया कि डायबिटीज एक बहुत ज्यादा बड़ा एक फैक्टर हो गया है जी जी, और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जैसा डॉक्टर गोकुल ने बताया शी कैन टेल बेटर अबाउट अफेक्शन डायबिटीज का, डायबिटीज में रेटिना का इन्वॉल्वमेंट कि आंख के हर हिस्से को डायबिटीज अफेक्ट करती है जी जी, बढ़ जाती है तो जिसे नंबर नहीं है उसके भी नंबर धुंधला देखने लगता है जी, ज्यादा कम हो जाती है तो भी धुंधला देखने लगता है। बार बार अंजनहारी लेके बच्चे आते हैं जी, तो वो आते हैं कि डॉक्टर बार बार अंजनहारियां देखा शुगर बढ़ा हुआ है जी, इन्फेक्शन हो रहा है जी जी, और हेमरेज हो रहा है जी जी, पुतली पे सूजन आ रही है जी, काला मोतिया भी डायबिटीज कर देता है जी जी, अगर शुगर लेवल पहुंचाई हो तो कुछ वीक्स में ही पक जाता है जी 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 जी, और इसके अलावा तो रेटिना में तो डायबिटीज बस पूछिए नहीं जी जी जी, पहुंचाता है हेमरेज भी, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, और ऑप्टिक नर्व जो आंख को जी 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 वो भी डायबिटीज में डैमेज होती है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी जो है जी जी जी, ठीक है ठीक। तो काफी इंडिया में मोतियाबिंद के बाद पुतली की बीमारियां, काला मोतिया, खासतौर से डायबिटिक रेटिनोपैथी जी 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 इम्पोर्टेंट कॉज हो गई है ठीक है। कुछ नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है जी आंखों में कम देखने का वो है मायोपिया जी जो ठीक है, बहुत ज्यादा जब से इन्वॉल्वमेंट हो गया है छोटे बच्चे को, अगर माए खाना खिलाती है तो भी माए मोबाइल हाथ में रख देते हैं जी 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 जी, फिर वो एडिक्शन हो जाता है जी 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 जी, खाना करता है जी, चाहिए मोबाइल जी जी, मम्मी दे चाहे पापा दे जी, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स दे जी, तो इसकी वजह से और
थोड़ा सा डाइटरी फैक्टर भी है, ठीक है। विटामिन प्रोटीन की कमी डाइट में। जी सर। मायोपिया का इंसिडेंस इंडिया में डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ साथ बहुत ज्यादा बढ़ा ठीक है सर। और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और फिर तो होता है सिंपल मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, जी पर ये पैथोलॉजिकल लेवल पे जिसमें कि पर्दे में भी कमियां आने लगती जी हैं जी जी और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जी, बहुत ज्यादा जी। बड़ा इम्पोर्टेंट बात ठीक है है ठीक है। दूरदृष्टि दोष मायोपिया। मायोपिया ठीक ये है, खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना जी जरूरी जी जी ठीक है। डिजिटलाइज ट्रेन के 3 आम जो कॉमन रीजन है, जो लक्षण है, वो क्या हो सकते हैं? डिजिटलाइज ट्रेन। डिजिटलाइज। जी जी ज्यादातर पेशेंट आते हैं डॉक्टर साहब, मेरी आंखों से पानी आने लगा है, जी लाल हो जाती हैं, थकान हो जाती है जी और जो लाइट लगने लगती है, लाइट हो जाती है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। जी जी कंप्लेंट ये जी। लेकर आते हैं। जी और फिर हम जब चेक करते हैं जी तो देखते हैं कि लोगों का बड़ा लंबा जो है जी डिजिटल एक्सपोजर जी है, जी जी कंटिन्यूअस है। जी और उसकी मेन वजह एक तो प्रॉपर विजुअल हैबिट्स नहीं है, दूसरा ड्राई है। जी सर। क्योंकि जब बहुत ज्यादा हम गजेट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जी। आंखों की जो पलक झपकने की रेट है वो कम हो जाती है, ठीक है। उससे सूखापन हो जाता है। जी। दूसरा आंखें जब हम स्क्रीन पे देखते हैं तो ज्यादा बड़ी खुली रहती हैं, जी तो आंखों का वाष्पीकरण ऑपरेशन ज्यादा होता है। जी और तीसरा एयर कंडीशनिंग, जी ज्यादातर बच्चे एयर एक कंडीशन में रहते हैं। हाँ काम जी करते हाँ जी हैं, हाँ जी तो सारी बॉडी के पानी को भी सुखाते हैं। जी 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 तो ड्राई आई डिजिटलाइजेशन में जो मेन है ट्रेंड, पर आधे पेशेंट की ज्यादातर कंप्लेंट लेते हैं जब हम टेस्ट करते हैं जी। तो ड्राई आई जी और सिंपल लुब्रिकेंट ड्रॉप जी 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 बहुत अच्छा वर्क जी। सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। मायोपिया भी ज्यादा बढ़ता है। जी जी। जो लोग सर जो डिजिटलाइज ट्रेन से पीड़ित हैं, जो पेशेंट्स हैं, उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उसमें सबसे अच्छा है 20-20-20 करो जी कि हर 20 मिनट के बाद अपनी नजर स्क्रीन से हटा लें जी और 6 मीटर से दूर की कोई चीज देखें। ठीक है। तो जो आंखों की मसल्स, आंखों की लेंस की पावर को रेगुलेट करती हैं, जी जब हम 6 मीटर से दूर का देखते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है ठीक और है। यही एक डिजिटल स्ट्रेन भी बचाता है, साथ ही साथ मायोपिया से भी कम जी करता जी है। जी ठीक है। और जब ध्यान आए पलक झपका लें हम। जी जी हाँ। ठीक है। और अगर फिर भी ज्यादा ड्राइनेस हो रही है जी, इसके बावजूद भी तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप ठीक है। आपको भी डॉक्टर को दिखा के ठीक है ठीक है ठीक है। कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन है, मोतियाबिंद जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उसका ऑपरेशन एक पेशेंट के लिए कब जरूरी हो जाता है? इससे बहुत से लोग होते हैं सर जो जिनको कैटरेक्ट की जानकारी नहीं हो पाती और वो मोतियाबिंद उनका फट जाता है, काले मोतिया बन जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों। पास कुछ डिकेड्स पहले जी सर। बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जी कि मोतियाबिंद को हम किसी भी स्टेज पे जी उतनी ही निपुणता से, उतनी ही अच्छाई से, उतनी ही बढ़िया रिजल्ट के साथ टैकल कर सकते। ठीक है। पहले जब हमारे पास ये फेको जी प्रोसीजर नहीं था, जी बिना चीरे के जी। बहुत छोटे से स्विच थे, फेको द्वारा सारा मोतियाबिंद निकाल के जी और बढ़िया लेंस लगा देना, जी फोल्डेबल लेंस जी लगा जी देना। जी पहले फोल्डेबल लेंस भी नहीं थे, जी जी अगर हम लगाते भी तो लेंस बड़ा चीरा बनाना पड़ता जी था। जी जी तो हम किसी भी अवस्था में जी जब पेशेंट बेस्ट ग्लासेस करेक्शन के बावजूद भी जी अपने प्रोफेशन में, अपनी पढ़ाई में, जी अपने डे टू डे लाइफ में कंफर्टेबल नहीं है, जी। तो हम किसी भी अवस्था में उसका डिटेक्ट कर सकते हैं उसको। जी 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 ऑपरेशन इसमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। जी जितना मोतियाबिंद जी ज्यादा पकता जाता है जी। उतना ही कड़ा होता जाता जी है। जी हमें ज्यादा फेको एनर्जी, अल्ट्रासाउंड लेकर एनर्जी देनी पड़ती है जी, उसको निकालने जी। में, ठीक है। उससे रिकवरी भी थोड़ी लेट होती है, जी, जी, जी। कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते ठीक हैं। है। तो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में जहाँ भी जरा सा भी मोतियाबिंद जब डायग्नोज हो जी तो झिझकना नहीं चाहिए, डॉक्टर क्या अपने दिन सब जी 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 एक ये जी concept ठीक है। अच्छा नहीं है। एक छोटा सा मिथ और है सर कि जो पुराने लोगों का कहना है कि ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दियों में करवाना चाहिए, जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्दियों में करवाना चाहिए, ठंड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जी। ये एडवांस टेक्नोलॉजी, पहले जब पसीने आते थे जी। होता था, अब तो हम टांके वगैरह लगाते ही नहीं है। जी जी इतने छोटे से इंसिडेंट से
मॉडर्न जो हम लोग करते हैं, जी, जी, जी। होता है सर्जरी, जी। उसमें ऑन द टेबल ही जी। फील हो जाता है। ठीक है, वो 12 महीने में कभी भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। ठीक है तो बरसात हो, जाड़ा हो, जी, गर्मी हो, ठीक है। वो वाला मैं समझता हूँ फैक्टर अब जी, नहीं है। ठीक कोई है, मायने नहीं रखता। ठीक है। जी, जी। डायग्नोस हो तभी ऑपरेशन करवा। ठीक ठीक है, ठीक है। ग्लूकोमा को साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? ग्लूकोमा जैसे कि इसको हिंदी में कहते हैं काला मोतिया, जी खतरनाक बीमारी है, जी, जी। इसलिए इसको काला मोतिया, जी जी जी। और इसमें आंखों का दबाव बढ़ जाता है, जी और आंखों का दबाव बढ़ने से जो आंख की नस, वो सबसे डेलिकेट नस होती है बॉडी की, जी। जो दिमाग को जोड़ती है, वो प्रेशर के अंदर वो होने लगती है, डैमेज। जी ये प्रोसेस खासतौर से जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाइकोमा होता है, इतना स्लो होता है जी। कि पेशेंट को कुछ एहसास ही नहीं जी। होता, ना तो कोई दर्द होता है जी, आंखों जी। में, ना कोई सर में दर्द होता है, जी। केवल दृष्टि का जो दायरा है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता जी, है। जी, जी, ठीक है। सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इतना धीरे धीरे होता है जी कि बहुत कॉमनली देखा गया है कि एक आंख पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाती है, जी। जब दूसरी आंख से भी दिक्कत होने लगती है एक आंख से। जी 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 तो पेशेंट कहता है डॉक्टर के जी पास, जी। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक है। तो काला मोतिया सच बात है, जैसा कि इसका नाम है, एक खतरनाक बीमारी है। खासतौर से जिन परिवारों में काला मोतिया है, जी। उन्हें 40 के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जी जी और जिनको है जरा से भी डाउट, जी। उसे अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी गुड। ओके। एक बार काले मोतिया से जिसकी रोशनी खत्म हो जाती है, जी। वो वापस आना संभव नहीं होता। ठीक है। और अगर अर्ली डायग्नोस हो जाए, जी जी। पेशेंट लेके नॉर्मल है। ओके, ठीक है, ठीक है। सर थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आज एक कॉमन प्रॉब्लम है आंखों से पानी आना, तो इस जो आंखों से पानी आना है वो किस बीमारियों के संकेत हो सकते हैं? वैसे तो देखिए, आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड होता है, जी जो कि बराबर ही आंसू बनाता रहता है। जी आंसू में पानी भी होता है, चिकनाई वाला मात्रा भी होता है, जी और एक ऐसा लेयर होती है जो कि आंखों की पुतली से आंसू की लेयर को चिपकाए रखती है। जी सर। अब वो बराबर प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है, बल्कि जब चिपकती है वो आंसू की लेयर जी पूरी आंख को, कॉर्निया को, गजनचाया को नम रखती है। जी पर जितना पानी बनता है उतना ही पानी वेट करता है, और जी। बाकी एक लैक्राइमल एपरेटस होता है, उसके जरिए जितना भी एक्सेसिव जी। ज्यादा पानी होता है बह के नाक से निकल जाता है। जी तो या तो जब वो ड्रेनेज सिस्टम होता है जी। वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, वो छोटे बच्चे भी पैदा होने के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी congenital energy problem, जी और बाद में चोट से, सूजन से जी या इन्फेक्शन से जी 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 जी। एक तो सिस्टम में जो ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम है जी सर। जी दूसरा, जब भी एक्सेसिव आई स्ट्रेन होता है, जी चाहे तो वो जैसे आपने अभी डिजिटल सिस्टम जी। की बात हो रही थी उससे हो, या आंख में चश्मे का नंबर हो, जी। दृष्टि या नजदीक दृष्टि, उससे भी जब भी जोर पड़ता है तो जी। पानी आने लगता है। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को लाते ही दबाएं, डॉक्टर उसकी आंख से पानी जी जी आने जी लगता है। जी जैसे पढ़ने बैठता है, जैसे ही टेलीविजन देखता है, आंख से जी पानी जी बहना जी जी शुरू हो जाता ठीक है। है। तीसरा कॉज एलर्जी। जी सर। एलर्जी में भी आंखें लाल खुजली तो होती है, पर काफी पानी बहने लगता है। जी जी जी। और ड्राई आई, वैसे तो ड्राई आई का बड़ा सूखापन है, जी और जी इसमें जो चिकनाई वाला मात्रा होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। नहीं बनता, पानी जी। बल्कि ज्यादा इसकी वजह से रिफ्लेक्ट होता है। जी। और ड्राई आई में भी बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट होने के बजाय इसके कि पानी जी, बहना जी, जी। ज्यादा आने लगता है। ठीक ठीक है। सर एक काजल, सुरमा और गुलाब जल आंखों के लिए कितना खतरनाक है और कितना सही है? काजल, सुरमा और गुलाब जल। जी सर। देखिए, काजल और सुरमा जी जितना भी अच्छी तरह से बना हुआ हो, जी सर। प्रोफेशनली या लोकल भी बनाते हैं, जी इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स कण रह जाते हैं, जी और अगर वो किसी तरह से पलक के पीछे चले जाएं तो काली पुतली पर जो पुतली होती जी, है, जी। कॉर्निया होता है, जी उस पर खरोंच, अल्सर, इन्फेक्शन सब जी कर सकते हैं। जी बहुत सारे पेशेंट आते हैं पूछने, डॉक्टर साहब काजल लगा लूं? जी जी मैं जी भी उससे पूछता हूँ कि भाई आप काजल क्यों लगाना चाहते हैं? जी जी ना? जी जी आपको इससे आराम मिलता है, जी। आपको इससे कोई फायदा इससे होता हो? effect जी रहता है।
तो भाई जहाँ तक कॉस्मेटिक का सवाल है, कॉस्मेटिक उसका तो बाहर पर तो जी वो भी बड़े अच्छे उसका होना चाहिए, हाइजीन उसका। जी बार बार जिस उससे सिलाई से उससे लगा रहे हैं वो नहीं भी तो इन्फेक्शन होगा। जी उंगली से बचपन में हम देखते थे दिवाली वाले दिन, हाँ वो काजल बनाया जाता था। हाँ जी पहले दिन लगा देती थी। जी तो सब ध्यान रखना चाहिए कि जो एप्लीकेटर है वो जी साफ हो, और उनका कोई पर्पज नहीं है। जी पहले ये कहते थे कि काजल जो है आपकी जितनी गंदगी, जैसे एलम फिटकरी होती है ना, जी सर, अगर तालाब में डाल दिया जाए जितनी भी गंदगी होती है उसे जी नीचे बैठ जाती है। जी काजल सारे जितनी भी इन्फेक्टिव मटेरियल होते देखे जी और काजल का भागा था बाहर निकल आता है। जी पर अब हमारे पास इतनी अच्छी एंटीबायोटिक है, जी तो उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है ठीक है रूटीन में लगाने में। जी ये कॉर्नियल अल्सर, जी इन्फेक्शन, जी इरिटेशन, जी एलर्जी सभी कुछ कर सकता है। ठीक इसलिए है, मैं पेशेंट से पूछता हूँ क्यों ठीक क्या है, चाहते हो, क्यों लगाना चाहते हो। ठीक है, कॉस्मेटिक से बाहर लगाओ, ठीक है, आंख के अंदर ऐसी चीजें ठीक है, लगाने का कोई फायदा नहीं है। और गुलाब गुलाब जल, जल हम अपनी दवाओं में भी जो आई ड्रॉप होती जी है उनमें भी इट हैज गॉट ए सूदिंग इफेक्ट। ओके पर गुलाब जल जो है ये एक वेजिटेटिव प्रोडक्ट, ठीक है और वेजिटेटिव प्रोडक्ट जितनी भी होती है उनमें फंगल जी वो चांसेस होते हैं। ठीक है तो रखा हुआ गुलाब जल और अगर हाइजीनिक नहीं है जी तो उसमें फंगल इन्फेक्शन जो कि जी 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 ठीक होने है के पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं एडवाइस नहीं होता। ठीक है मैम, हमें थोड़ा सा बताइए कि बच्चों की जो पहली आई चेकअप होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, और दूसरा कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनकी आंखों की समस्या को कैसे पहचाना जा सकता है और उसकी जांच कब कब होनी चाहिए। बच्चे हमारा फ्यूचर है, वो डेवलप भी तब करते हैं, वो सीखते ही तब हैं जब वो साफ देखें, तो उनका साफ देखना तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ बिल्कुल न्यूबॉर्न्स की बात करें तो कुछ अगर डिफेक्ट देखें, कुछ एबनॉर्मल देखें, जैसे बच्चे की आँख खुल नहीं रही या चिपक रही है या लाल हो रही है या कुछ सफ़ेद दिख रही है, तो तुरंत ही लेके आएँ, चाहे बर्थ के इमीडिएटली बाद भी, क्योंकि ये पैदाइशी एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। और जहाँ बच्चा प्रीमेच्योर है तो हम प्रोफेस करते हैं कि उसको रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी जैसी बीमारी से, जो एक ब्लाइंडिंग बीमारी है, उसको हम पूरी तरह से बचा सकते हैं। तो जब तक बच्चा 2-3 हफ्ते का हो उसके अंदर आप रेटिना स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जो अच्छी बात है, तो भी ये रिकमेंडेड है कि सालाना हर बच्चे का एक आई चेकअप तो होना ही चाहिए एक आई स्पेशलिस्ट से, जिसमें उसके सारी आँख के सारे भाग देख लिए जाएं और उसकी अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे दोनों आँख बराबर नहीं है, एक में चश्मे का नंबर है दूसरी में नहीं है, या नासूर का रास्ता बंद है, या कभी कभी काले मोतिये जैसी बीमारियां भी बच्चों में हो जाती हैं, तो डॉक्टर उनको पिकअप कर लेते हैं, टाइमली कंट्रोल कर लेते हैं। और बाकी कोई लक्षण आए तो किसी भी उम्र में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। बच्चों में खासकर आप ये वेट ना करें कि नहीं ठीक हो जाएगा, चलो यहाँ से दवा लेके डाल के देख लेते हैं, तो ये गलती कभी ना करें। बच्चों में अगर वो बार बार आँख मल रहे हैं, पलक झपक रहे हैं, या साफ अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल में गलतियां, उनके ग्रेड्स पहले अच्छे थे फिर एकदम से गिर रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास अटेंशन। इवन पेडियाट्रिशियंस भी वो कह देंगे कि भाई आई चेकअप करा लो, क्योंकि अब ये पता लग चुका है कि बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा, दे ऑब्जर्व एंड दे लर्न ओनली व्हेन दे सी क्लियरली। आप घड़ी देखना सिखाएंगे बच्चे को, समय देखना सिखाएंगे, जब से घड़ी दिखेगी नहीं तो सीखेगा कैसे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है भेंगापन। जब आंख बहुत कम उम्र में साफ नहीं देखती, जौन सी आंख नहीं देखती वो घूम जाती है, और जौन सी घूम जाती है वो देखना बंद कर देती है, तो ये दोनों तरह से हो सकता है, और इसको एक समय रहते ही ठीक करा जा सकता है। या तो वो आपको उसकी बीमारी रिवील कर देगी, और वो बीमारी कुछ भी हो सकती है, वो एक छोटा सा सिंपल चश्मे का नंबर हो सकता है कि एक आंख में ज्यादा एक में कम है, या फिर वो बहुत खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। इवन बच्चों की आंखों का कैंसर हो सकता है जो जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसे लक्षणों को कि बच्ची आंख कुछ मिसलाइन लग रही है, जैसे किसी ने बोला आपको कि अरे भाई बच्चे की आंख में कुछ फर्क लग रहा है, तो इसको नजरअंदाज ना करें, गेट इट पेड अटेंशन टू, और अपने डॉक्टर के पास उसका संपूर्ण नेत्र निरीक्षण कराएं। लेसिक सर्जरी में क्या होती है और ये कितनी सुरक्षित है? देखिए, आजकल हर कोई चाहता है कि वो साफ देखे, और उसके ऊपर से वो ये भी चाहता है कि मैं बिना चश्मे के देखूं। जापान जैसी कंट्रीज जहाँ बड़ा इंटेलेक्ट होता था और बहुत पढ़ाई होती थी, सबको चश्मे लग गए थे। ऐसे अब हमारी कंट्री में हो रहा है।
परिवार में अगर 5 बच्चे आएंगे उसमें 3 में चश्मा आएगा। उसकी वजह है कि अब जैसे पहले लोग खेतों में ग्राउंड्स में खेलने जाते थे, अब उस तरह का नहीं है, ना पेरेंट्स के पास ले जाने की वो है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं तो बच्चे ज्यादातर घरों में कमरों में सीमित होते हैं, और उस लैक ऑफ एक्सपोजर और एक ही छोटे से कमरे में देखते रहना या पढ़ाई में लगे रहना या आउटडोर गेम्स की जगह मोबाइल पे इंडोर गेम खेलने की वजह से मायोपिया बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर इंटेलेक्चुअल या नॉर्मल बच्चे भी अब चश्मा लगाने लगते हैं स्कूल में, और वो नंबर 15, 17, 18 साल तक बढ़ता है। उसके बाद हालांकि अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, उस नंबर को हटाया जा सकता है, एंड एवरीबडी वांट्स दैट। और एक ये देख कर कि आपकी आंख में उतनी स्ट्रेंथ है, आपकी कॉर्निया में उतनी स्ट्रेंथ है कि वो लेजर से हानि नहीं होगी, उसमें आपका रेटिना स्ट्रांग है, ये सारी सेफ्टी चेक्स करके हम लैजिक करके चश्मा हटा सकते हैं बहुत एक्यूरेसी से और परमानेंटली, कि कम से कम 40 साल तक आप चश्मे से आज़ाद हो जाएं। और इसके लिए अब हर टेक्नोलॉजी यहाँ आ चुकी है, चाहे वो कॉन्टूरा हो, एपी कॉन्टूरा हो, चाहे वो ब्लेडलेस हो, फेमटो हो, अब हर टेक्नोलॉजी यहाँ आ चुकी है। हर आंख अलग टेक्नोलॉजी डिजर्व करती है जो उसके लिए सेफ और सुरक्षित और प्रेडिक्टेबल हो। तो अब लैजिक सर्जरी एक हाँ एथिकली अगर उसको जज करा जा सके, इट इज अ सक्सेसफुल सर्जरी एंड इट इज वारंटीड आल्सो इन मोस्ट केसेस। आने वाले सालों में मैम जो हॉस्पिटल की अपने क्लिनिक की जो फैसिलिटीज हैं या जो नई जो मशीनरी है वो हमारे पास अभी क्या क्या अवेलेबल है, और वो कौन सी हमारी प्लानिंग में है कि हमें क्या चीज की आवश्यकता है? ऑप्थेल्मोलॉजी आई मैंने देखा जितने भी मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा एडवांस इन टेक्नोलॉजी। जी ठीक है। मैंने वो स्टेज भी देखी शुरू में जी कि जब चीरा लगा के और टाँके लगा के ऑपरेशन होता था, जी फिर चीरा छोटा होता गया, जी मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, जी 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 फिर वो लेंस आया, जी। लेंस लगाने लगे। बहुत ही फास्ट एडवांसिंग टेक्नोलॉजी है हर एक फील्ड में, क्या कैटरेक्ट, क्या ग्लाकोमा, क्या लेसिक जी सर्जरी, जी जी हर फील्ड में आपके बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। जी और इसमें ठीक है हमारा एक्सपर्टाइज, जी हमारा एक्सपीरियंस जी ये तो मायने रखता ही है, बिल्कुल सर। पर जो मशीन पार्ट है, टेक्नोलॉजी पार्ट है, जी वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। जी हालांकि ये बहुत कॉस्टली है, जी लोगों को ये सवाल भी हो जाता है कभी भी क्यों इतनी कॉस्टली। जी 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 पर अगर हम उस टेक्नोलॉजी को एक्वायर ना करें जी। पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल देने के लिए, जी तो शायद हम जो बेस्ट पॉसिबल देना चाहते जी हैं जी जी और पेशेंट भी चाहता है जी वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो हमारे सेंटर में ठीक है बिल्कुल हर फील्ड में, कैटरेक्ट में भी, ग्लाकोमा में भी, जी लेसिक में भी, जी हर फील्ड में बहुत एडवांस मशीनरी इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है। और बड़ी जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जी 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 दे रिक्वायर आइदर अपडेशन जी। और चेंज। ओके। तो उसमें मैं कभी भी हेजिटेट नहीं जी करता जी हूं। जी कुछ लोगों की हॉबी होती है बड़ी गाड़ी में घूमना, जी 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 बड़ी शानदार, ये मेरा जो शौक है, जी 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 मेरा जो पैशन है जी ऑप्थेल्मोलॉजी है। जी मैं जितना भी है सब कुछ इन्वेस्ट करता हूँ ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी में, जी सिंपली बिकॉज आई जो भी वर्ल्ड में कहीं भी, जी नॉट इन इंडिया, Okay. नॉट इन मेरठ, जी सर कहीं भी अवेलेबल है, जी वो अपने पेशेंट को मैं अपने सेंटर पे देना चाहते मेरे हैं। जी इतने सारे पेशेंट हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, बचपन से मेरा पेशेंट था, जी फिर कनाडा चला गया, अमेरिका चला गया, जी पर वो देखते हैं डॉक्टर मित्तल जिन चीजों पे मेरे को टेस्ट करते थे, जो ट्रीटमेंट देते थे, वो अभी वही है। जी 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 फिर आके वो हाँ। कहता है डॉक्टर बिल्कुल जो मशीन जी 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 एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस के मैं चाहता हूँ एक सिंगल रूप में जी जी बिल्कुल मैं सर। अपने पेशेंट को सब कुछ दूं, जी। ये मेरा एम है ठीक है। और ये मेरा ड्रीम है जी। और इसमें मुझे सेटिस्फेक्शन, जी। मेरा एंटरटेनमेंट। ठीक है ठीक है ठीक है। लेसिक सर्जरी क्या होती है और यह कितनी सुरक्षित है?
आजकल का यंग क्राउड चाहता है दो चीजें, परफेक्शन और इंडिपेंडेंस। तो साफ देखना, परफेक्ट विजन होना, इसको आजकल ईगल साई विजन कहते हैं, और इंडिपेंडेंटली देखना, चश्मे पे निर्भरता ना होना अब अचीवेबल है, क्योंकि अब सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी और सेफ्टी चेक करने की टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है। जैसे कि जब कोई हमारे पास आता है कि डॉक्टर मैं 18 साल के ऊपर हो गया हूँ, मेरा चश्मा अब नहीं बढ़ रहा, अब मैं चश्मे से फ्री होना चाहता हूँ। उसके अलग अलग रीजंस होते हैं, किसी का कॉस्मेटिक, किसी का एकेडमिक, और किसी का जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो उसमें हम एक मेथोडिकल चेकिंग करते हैं। सबसे पहले हम उनकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, उसे कहते हैं टोपोग्राफी। तो उसका जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है पेंटाकैम, वो करके हम कॉर्नियल मैपिंग करते हैं। कॉर्निया का आकार जब बिल्कुल परफेक्ट मिलता है तब हम उसका नंबर, तो हम इसके कुछ सेफ्टी चेक्स करते हैं। सेफ्टी चेक्स में सबसे पहला चेक आता है कि हाँ नंबर बिल्कुल स्टेबल है और बिल्कुल परफेक्ट है, तो उनके नंबर को परफेक्ट करते हैं। कभी कभी वो सही नंबर नहीं निकाल रहे, चेक पहन रहे होते हैं, तो एंड उसके बाद हम कॉर्नियल टोपोग्राफी करते हैं। कॉर्निया का आकार अच्छा है, क्योंकि लेजर लेसिक एक सर्जरी नहीं है, लेसिक एक रीमॉडलिंग ऑफ द कॉर्निया है, जिसमें कोई बैंडेज नहीं लगती, कोई कट नहीं लगता, कोई सर्जरी नहीं होती। कॉर्निया के शेप को रिमॉडल करा जाता है। तो कॉर्निया की स्ट्रेंथ देखना सबसे पहले जरूरी है, और उसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिना देखना, क्योंकि ज्यादातर ये लोग मायोप्स होते हैं, इनकी आंख सामान्य पर्सन से ज्यादा लंबी होती है, तो उससे जिसका जितना ज्यादा मायोपिया होता है, उसका पर्दा पतला होता जाता है। तो ये एक रेटिनल एग्जाम के थ्रू भी जाते हैं, जिसमें रेटिना की किनारी देखकर हम देखते हैं पर्दे में कहीं कोई छेद या कोई वीक एरियाज तो नहीं है। ये सारा चेक करके जब लगता है भाई ये सेफ भी है और एक्यूरेट भी है, तो हर केस के लिए अब टेक्नोलॉजी है, चाहे वो थोड़ा सा नंबर हो या बहुत हाई नंबर्स भी हो, जैसे कि ब्लेडलेस फेम्टोलेसिक है या एपिकॉन्टूरा है, फिर एक बहुत अच्छी नई टेक्नोलॉजी आई है स्ट्रीमलाइट। सो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर देयर फॉर मूविंग नंबर्स। वो हर तरह के नंबर, अब चश्मे के नंबर हट सकते हैं। उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे स्ट्रीमलाइट है, वेवलाइट है, कॉन्टूरा है, पिकॉन्टूरा है, फिर फेम्टोलेसिक है, आईसीएल्स हैं। सो अब हर तरह के चश्मे हटाने के लिए बहुत प्रिडिक्टेबल और अच्छी टेक्नोलॉजीज अब हमारे सेंटर पे और मेरठ में भी आ चुके हैं। मैम थोड़ा सा ये बताइए अभी कि भविष्य में जो फ्यूचर में जो आई की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कैसे कैसे अभी आ सकते हैं? काफी शोध हो रही है, रिसर्च हो रही है। जैसे जैसे आप बात कह रहे हैं कि मायोपिया बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे मोटे मोटे नंबर लगाने लगे हैं, उनकी आंखें हमेशा के लिए वीक हो जाती हैं, तो उसमें उनको नंबर रोकने के लिए दवाइयां भी आती हैं। कुछ खास चश्मे आते हैं, चश्मा साधारण चश्मे की जगह उस तरह के चश्मे की सलाह सही समय पे मिल जाए तो प्रोग्रेसिव मायोपिया को बढ़ने से रोका जा सकता है। फिर जैसे आपने कहा कि और फ्यूचरिस्टिक क्या है, तो हम भी वेट कर रहे हैं। कुछ बीमारियों का इलाज हमारे पास भी नहीं है, जैसे कि रेटिनल डिजेनरेशंस हैं, या रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा है, या कुछ ऐसी मैकुलर डिस्ट्रोफीज हैं जिसकी वजह से जेनेटिक लेवल पे ही कुछ नॉर्मेलिटी आ गई और धीरे धीरे आपको पता है आपकी रोशनी चली जाएगी। तो स्टेम सेल थेरेपी और कुछ इस तरह की भी, जैसे कैमरा आंख या बायोनिक आए, तो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दोज थिंग्स। तो वी कीप अपडेटेड। हम अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में देश विदेश में जाते हैं, और ऐसी जैसे ही टेक्नोलॉजी या कोई ट्रीटमेंट्स आते हैं, वी एड इट एंड वी प्रोवाइड इट टू आवर सेंटर्स। ठीक है। डिलीवरी का मेथड ही अब जैसा आप करते हो, जैसे स्टेरॉइड देने होते हैं और सब, तो हमारा डिलीवरी का मेथड ही आगे आने वाले टाइम में इम्प्लांट है जी, कॉन्टेक्ट लेंस लोडेड है, जैसे बार दिन में 6 बार 10 बार दवा डालती है जी जी कॉन्टेक्ट लेंस में इतना दे देते हैं कि महीने भर तक जी रिलीज होता है। ये रेटिना सर्जन तो आपको कोई इम्प्लांट लगाती हैं जी, पहले जो स्टेरॉइड बार इंजेक्शन देते थे वो इम्प्लांट जी काम जी 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 रोबोटिक सर्जरी हो गई है जी, दैट हैज मेड अवर surgery more precise and accurate, and we can deliver better results जी। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई जी जी जी, कुछ हम आगे का भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं जी जी, क्या होने जा रहा है रेटिना में, डायबिटीज कितनी बढ़ने जा रही है, ठीक है। तो बहुत एडवांसमेंट हो रहे हैं। आई मैंने बताया आपको जी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांसिंग ब्रांच इन मेडिसिन, एंड बट यू हैव टू लिटरली रन जी to get hold of the technology and keep it based। जी ठीक है। सर अपने कैरियर का कोई ऐसा यादगार केस जो आप हमसे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे?
जो आपको अपने कैरियर में आज तक याद हो कि मैंने कोई ऐसा केस कराया, कुछ कुछ इमोशनल या कुछ ऐसा? मुझे याद है कि अब की बात नहीं है, 40 years बैक हमारा MS का एग्जाम चल रहा था जी और जो हमारे एग्जामिनर थे वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एंड हेड, वेरी लर्नेड मैन, जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के सगे निश्चय, तभी अटल बिहारी जी का आंख का ऑपरेशन करके आए हुए थे। जी। बहुत ही बढ़िया उनकी सब थी। तो जो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे काबिल स्टूडेंट था, जी उससे उन्होंने कुछ सवाल कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन पे किए। जी हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में तब तक कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, हमारे यहाँ का, सारे यूपी में नहीं था। जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था वहां पर, बहुत अच्छा वो करते थे, इंचार्ज थे उसके कॉर्निया यूनिट के। जी वो बच्चा उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया जी और उसको उन्होंने फेल कर दिया। जी दैट वाज मोर शॉकिंग एंड पेनफुल फॉर मी। मेरे लिए ज्यादा दुखदाई था। जी उस बच्चे को तो जो था, इतनी मेहनत करता था, दोबारा फिर उसी दिन मैंने सोच लिया, पक्का इरादा कर लिया कि मैं मेरठ मेडिकल कॉलेज में जी आई बैंक और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा जी करूंगा। जी। मैं लखनऊ गया, डायरेक्टर को मैंने कन्विंस किया, वो भी बहुत अच्छी लेडी थी, जी वो पर्सनली आई मेडिकल कॉलेज। जी बहुत ज्यादा तो फाइनेंशियल गवर्नमेंट नहीं दे पाती है जब तक की प्लानिंग ना हो। जी तो मैंने रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब और सबको जोड़कर, जी और जो मेरे नियर फ्रेंड्स थे, जी आई बैंक की स्थापना की मेरठ मेडिकल कॉलेज में। जी। और फिर डायरेक्टर हुआ सो मच कन्विंस कि उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेजेस में इसको कहा कि नहीं होना चाहिए। जी और इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर। जी खूब आंखें, खूब पुतलियां बदली जी। और फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जी बिल्कुल। और बस मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा, जी हर किसी से अपील करना चाहूंगा, जी काइंडली डोनेट योर आई। जी जी योर सिंपल आई डोनेशन आफ्टर दैट जी can be helpful for 2 or even more patients to जी। recover corneal blindness। corneal blindness मैंने बताया कैटरेक्ट के बाद सबसे ज्यादा इंडिया में कॉमन होता जी जा रहा जी है। जी जी और उसके बाद के मैं देखता हूँ ये यूपी में भी और सब बहुत बढ़ जाते जी हैं। जी 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 मैम, अपने कैरियर का कोई ऐसा यादगार केस जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? आई वॉज लकी कि मुझे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे ट्रेन करने को मिला। जी तो मैं हैदराबाद में डॉक्टर सुभद्रा जलाली के अंडर जब वर्क करा, जी तो उन्होंने मुझे एक स्पार्क दिया और एक बीमारी की ट्रेनिंग दी, जी जिसमें मैं नवजात बच्चों की जी रोशनी बचा सकती थी। जी तो प्री रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी की जी। ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दी। कभी कभी 4-4, 5-5 घंटे वो सर्जरी करती थी। जी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लगी रहती थी कि ये जी। बच्चा अपना कम से कम रास्ता देखे, अपने माँ बाप की शक्ल देखे। जी तो ये सब ट्रेनिंग करके जब मैं आई तो मुझे पता लगा कि हाँ, ऐसे प्रीमेच्योर बच्चे बचते तो हैं, लेकिन उनकी रोशनी नहीं बच पाती, क्योंकि यहाँ पर तब तक इस ट्रीटमेंट, इस बीमारी के बारे में भी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी जी और उसका ट्रीटमेंट भी नहीं था। बीमारी अगर पकड़ में भी आ जाती थी जी तो उनको एकदम से अलार्मिंग बहुत लगता था, कहते थे दिल्ली चले जाओ जी जी या हैदराबाद चले जाओ या चेन्नई चले जाओ। तो हमने फिर यहाँ पर टीम बनाई, जी कुछ डॉक्टर्स को भी ट्रेन किया और मशीन्स वगैरह सब लगाई, पर्दे की फंडस कैमरे, जी और नर्सरी से नर्सरी जाकर मैंने बच्चों के डॉक्टर्स को कन्विंस किया कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। और अब कई हज़ारों बच्चों को हम जी स्क्रीन कर चुके हैं और ट्रीट भी कर चुके हैं। लेकिन इसकी सर्जरी से मैं डरती थी। जी एक 1.5 किलो के बच्चे को जो प्रीमेच्योर है, जिसके लंग्स वीक हैं, उसकी सर्जरी और बेहोशी, हालांकि अब जरूरत नहीं पड़ती, स्क्रीनिंग से ही मेजॉरिटी बच्चे बच जाते हैं, फिर भी महीने 1.5 महीने में कोई एक बच्चा जो चूक गया, समय से नहीं आ पाया, वो आ जाता है। और जब उसकी सर्जरी की बात आती थी तो मैं भी काम चाहती थी कि इसको कहाँ जल्दी पहुंचाया जाए, क्योंकि वो बड़ी शॉर्ट पीरियड होता है जिसमें फटाफट सर्जरी हो तो शायद कुछ मिल जाए। एक दिन भारी पड़ता है, तो सर्जरी की मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी कि बेहोशी के बाद अगर ऐसे बच्चे की जान चली जाए तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, फिर मुझे काम बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही तो मैं उन्हें गाइड करती थी, कभी एम्स में बात करती थी। मुझे याद है जो आरोपी की सर्जरी डॉक्टर को ने की, जी तो मैं भी पेशेंट के पास गया टाइम के साथ। जी इमोशनली मैंने उसकी मदर के बच्चे की आंखों में आंसू देखे हुए जी 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 कि वो जब देख रहा था, जी। बाकी जब पहले तो बिल्कुल ब्लाइंड लोग होती है ऐसी। जी 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 तो ठीक है, ये गुड,
very good for the parents, जी but equally emotional satisfaction for the doctor. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तो 10 साल में उस सर्जिकल स्टेज से बचती रही और ऐसे बच्चों को भेज देती थी कि मैं लेजर तो करती हूँ लेकिन आप मेरे पास लेटा है, सर्जरी मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर एक दिन ऐसे ही जैसे जैसे हम सेटअप और इम्प्रूव करते गए, नियोनेटल मॉनिटर्स, बेटर एनेस्थीसिया सेटअप और मॉडलर ओटी, ये सब हम सेटअप्स करने लगे। फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि कुछ वीकेंड आया हुआ था, 4-5 दिन की छुट्टियां थी, कोई हॉस्पिटल्स ओपन नहीं थे और ऐसा एक बच्चा आया जो गलती से 28 की जगह 38 दिन पे आया था और उसका पर्दा उखड़ना शुरू हो गया था। फिर हमने हिम्मत करी, डॉक्टर साहब ने मुझे सपोर्ट किया, हमारे एनेस्थेटिस्ट टीम ने हमें सपोर्ट किया, पीडियाट्रिशियन सपोर्ट ने, और हमने उस बच्चे की दोनों आंखें एक आंख की कॉस्ट में ऑपरेट करी और वो बच्चा देख रहा है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे लिए वो बहुत ग्रेटिफाइंग और प्राउड मोमेंट था कि हमने इतनी तैयारी करी, सब करा, तो हम उस बच्चे को ब्लाइंड होने से बचा पाए, उस परिवार को एक अंधत्व के जीवन से बचा पाए, और इट वाज एन अकम्प्लिशमेंट आल्सो। बड़ा ही कम मार्जिन पेशेंट की लाइफ बचाने में, एनेस्थीसिया इतने छोटे बच्चे को देने में और इतनी एक्सटेंसिव रेटिनल सर्जरी करने में और लेजर करने में होता है। पर एक आँख करने के बाद डॉक्टर कोपल ने मेरे से पूछा दूसरी आँख, मैंने कहा गो हैड, गॉड विल बी फेवरिंग यू, और जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है सर्जिकल कैन डू एवरीथिंग। सर मैं पूछना चाहूंगा कि मित्तल आई सेंटर की तरफ से जो मरीजों के लिए कोई संदेश आप दें। देखो, आंखें तो नेचर का सबसे अनमोल गिफ्ट है जी, आंखें नहीं तो कुछ भी। जी, और इसलिए मैं एक सिंगल मैसेज जरूर देना चाहूंगा सबको जी, कि अपनी आंखों की देखभाल, जी, उनका बचाव जी, और उनको स्वस्थ रखना जी, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे जरूरत है। जी, और मैंने जैसे बताया जी, कि सब कुछ करने के बाद जी, when you have completed your life, जी, kindly don't forget to donate your eye जी, 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 after ठीक your है, death. ठीक है, That can help 2 persons or more than that. जी, Yeah. जी, 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 ठीक है। मैम थोड़ा सा आप अपने जो पेशेंट्स हैं उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मित्तल आई सेंटर की तरफ से? मैं डॉक्टर कोपल मित्तल, डॉक्टर संदीप मित्तल एडवांस्ड फेको रिफ्रैक्टिव रेटिनल सेंटर मेरठ में जो स्थित है उसकी तरफ से मैसेज देना चाहूंगी। आप दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं और यही आंखें आपकी शरीर के अंदर की बीमारियां हम आपको समय से बता सकते हैं। तो अगर आप किसी भी उम्र में अपना सालाना चेकअप कराएं तो बहुत कुछ इसे हम विंडो टू दी वर्ल्ड भी कहते हैं और विंडो टू द हेल्थ ऑफ योर बॉडी भी कहते हैं। बहुत सारी बीमारियां हम आंखों के निरीक्षण से बता सकते हैं, जैसे कि कुछ विटामिन की कमी या डायबिटीज या ब्रेन में कोई ट्यूमर आ रहा है या आपका नसें कैसी काम कर रही हैं। तो बहुत सारी बीमारियां आंखों के रेगुलर चेकअप से पता लग सकती हैं। ना केवल रेगुलर आई चेकअप्स आपको साफ देखने में, स्पष्ट देखने में और अपनी लाइफ एंजॉय करने में हेल्प करती हैं, बट अपनी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं। मैम थोड़ा सा ये और बताइए हमें कि हमारे मित्तल आई सेंटर में पेशेंट को ऐसा तो फील नहीं होगा कि मैं अगर जाता हूँ तो मेरे को एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट मिलेगा। देखिए, प्राइमरी है एथिक्स एंड क्वालिटी, लेकिन उसके साथ अफोर्डेबिलिटी हमारा एक प्रिंसिपल है। तो जिस पेशेंट के लिए उसकी पॉकेट के हिसाब से जो वो डिजर्व करता है, जो वो चाहता है, वो उसे मिलना ही चाहिए। ये हमारी ड्यूटी और हमारी एक्सपर्टीज है। लेकिन हाँ, जो थोड़े अंडरसर्व्ड हैं, जिनको आर्थिक समस्याएं हैं, तो उनके लिए भी हमने डॉक्टर साहब ने खासकर एक फिलैंथ्रोपिक विंग डेवलप किया है। कई साल से हम लोग हर शनिवार एक कैंप रखते हैं। इसमें सुबह 9 से 12 तक हम लोग केवल 100 रुपए की फीस में पेशेंट को पूरा चेकअप भी देते हैं और जो सुविधाएं हम सामान्य पेशेंट्स को देते हैं उसमें हम उनको मदद भी करते हैं। हाँ, वहीं अलग अलग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या एक्स आर्मी हैं, उनको भी हम कैशलेस सुविधा देते हैं और इंश्योर्ड पेशेंट्स को भी। तो हर तरह का इलाज अब मुमकिन है। उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हुए, एथिक्स मेंटेन करते हुए हम उसको अफोर्डेबल भी बना रहे हैं।
ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी, जो डॉक्टर कोपल बता रहे हैं। जी ही वॉज ए जनरल प्रैक्टिशनर, जी डॉक्टर के जी मित्तल। जी और इतनी हैवी उनकी वो रहती थी ओपीडी, सारे दिन हम देखते थे सुबह से रात तक। जी उनकी फीस मैंने कभी 5 रुपए से ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देखी। जी और उस 5 रुपए के में भी मैं देखता था बहुत सारे पेशेंट थे, वो भी नहीं लेते थे, और जो वो भी नहीं दे पाता था उसको दवाएं भी अपने पास से देते थे। पता नहीं कितने IAS IPS और ऑफिसर्स अभी तक आते हैं कि डॉक्टर साहब, वो मेरठ कॉलेज में वो ऑफिशियल डॉक्टर भी थे, ऐसी चैरिटेबल वो देते थे सर्विसेज, कि डॉक्टर साहब हमें तो उन्होंने इलाज तो करते थे, वजीफा दे के इस स्टेज तक पहुंचा दिया। जी तो मेडिसिन तो देखिए ऐसी चीज है कि ये सर्विस तो है ही, जी इसमें कमाने की कोई इच्छा ही नहीं होती। जी इतना वैसे ही आता है, हम लोग यूज ही कहाँ कर पाते हैं, सुबह से रात तक तो सारा मरीजों के बीच में निकल जाता है। तो ये ट्राई कि जो जिस कैडर का, जिस लेवल का, जिस फाइनेंशियल लेवल का पेशेंट है, जी उसको हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, जी बेस्ट पॉसिबल दवाएं दें। और अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तब भी उसे हम पूरी तरह से हेल्प करके, वो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन और वो देता है और जी। कुछ नहीं।